नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल डी चैप्टर नंबर 37 पार्ट 3 करेंगे। फैक्टरिंग हमने पिछले 2 लेक्चर में निपटाया था। अब हम बढ़ेंगे फॉरफिटिंग की तरफ। तो फॉरफिटिंग क्या होती है, कौन-कौन की फीस लगती है फॉरफिटिंग में, क्या डिफरेंस होता है फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग में और एडवांटेजेस क्या हैं फॉरफिटिंग के, सारी बातें फॉरफिटिंग इसी लेक्चर में पूरा निपट जाएगा। तो पूरा लेक्चर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ए पार्ट में फैक्टरिंग है, बी पार्ट में फॉरफिटिंग है और सी पार्ट में टीआरईडीएस है। हम सब डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉरफिटिंग भी हम बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल से डिस्कस करेंगे और फिर उसी से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को निपटाएंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ का, ताकि हमें फॉरफिटिंग एक्चुअली समझ में आए क्या चीज़ है। तो फैक्टरिंग पहले से ही थी। फैक्टरिंग में क्या होता था कि हमने भाई एक इनवॉइस बनाई, किसी को उधार पर दे रखा है 60 दिन के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि पैसा हमें अभी मिल जाए, इमीडिएटली मिल जाए, तो उसके लिए हमने फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़। तो सवाल ये कि फैक्टरिंग थी तो फॉरफिटिंग क्यों आई? तो इसका जवाब हम ढूँढेंगे। सेम काम करते हैं, फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग में सेम काम होगा, आप अभी देखना। तो इमेजिन यू ओन अ कंपनी इन इंडिया दैट बिल्ड्स एक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन क्रेन, यानी कि जेसीबी वगैरह बनाती है आपकी कंपनी इंडिया की, और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है ब्राज़ील में जो कि आपसे $5 लाख की क्रेन या जेसीबी खरीदना चाहती है। बट दे कैन नॉट पे यू राइट नाउ, दे आस्क फॉर 3 ईयर टू पे ऑफ द डेट। तो वो तुरंत पैसे नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमको 3 बरस का मौका दीजिए, 3 साल दीजिए, हम धीरे-धीरे करके पे कर देंगे। ऐसी बात हुई है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में? यू वांट टू मेक दिस सेल, भई आप चाहते हैं कि भई $5 लाख के क्रेन अगर बिक जाए तो फ़ायदा होगा। बट यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेट 3 इयर्स टू गेट योर $5 लाख। यू नीड कैश नाउ टू पे योर वर्कर्स एंड बाय मोर स्टील, है ना? ये बोलते हैं कि भई सेल करना तो चाहते हो, लेकिन 3 साल इंतज़ार नहीं कर सकते $5 लाख के लिए। तो क्योंकि आपको पेमेंट करनी है और भी क्रेन बनानी है और स्टील खरीदना है, ये सारी चीज़ों के लिए पैसे चाहिए। तो विकल्प क्या होगा? कैन बी यूज़ द फैक्टरिंग। सवाल अगला है कि क्या हम यहाँ फैक्टरिंग कर लें? जा करके बिल देता हूँ, मैं क्रेन भेजूँगा, बिल बनेगा, बिल ले जा करके दे दूँगा उनको कि भई जो है, ये हमने $5 लाख के क्रेन बेचे हैं, आप हमको ऐसा करिए, पैसे दे दीजिए 3 साल के लिए। तो नहीं कर सकते, नो। वी कांट यूज द फैक्टरिंग हियर। क्यों? क्योंकि कुछ लिमिटेशन है फैक्टरिंग की। क्या? फैक्टरिंग इज फॉर शॉर्ट टर्म। फैक्टरिंग 3 साल का देगी ही नहीं आपको लोन, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैक्सिमम 150 दिन के लिए फैक्टरिंग होती है, मैक्सिमम 150 डेज, और इसमें भी जो है 60 डेज का ग्रेस पीरियड शामिल रहता है। ठीक है? तो फैक्टरिंग भाई शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन हमें 3 वर्षों के लिए क्रेडिट चाहिए, तो फैक्टरिंग फेल हो जाती है। बराबर है ना? हमें 3 साल के लिए पैसा चाहिए। अमाउंट भी कम होता है फैक्टरिंग में। $5 लाख इतने बड़े-बड़े अमाउंट का खेला नहीं होता है। अमाउंट भी एक मुद्दा है। थोड़ा अमाउंट होता तो भले कंसीडर करते, बड़े अमाउंट में तो पहला हो गया टर्म की प्रॉब्लम है। कितने बरस के लिए लोन है? फैक्टरिंग इसलिए नहीं यूज़ हो सकती कि टर्म बहुत ज़्यादा है। अमाउंट भी मुद्दा होती है। अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए फैक्टरिंग नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है? तीसरा, इन इंडिया ओनली विथ रिकोर्स फैक्टरिंग इज अलाउड। मीन्स इफ आफ्टर 3 years the company in Brazil do not make the payment, then you need to pay $5 लाख to factor, which will make your company you completely bankrupt। मतलब ये बोलते हैं कि भाई फैक्टरिंग हमारे देश में कैसी होती है? विथ रिकोर्स वाली होती है। विदाउट रिकोर्स की अलाउ ही नहीं है। विथ रिकोर्स मतलब कि सेलर की जिम्मेदारी हुई। अगर पैसा नहीं दिया बायर ने, तो $5 लाख कंपनी को पे करने पड़ेंगे फैक्टर को। बर्बाद हो जाओगे, दिवालिया हो जाओगे तुम। जबकि फॉरफिटिंग में ऐसा सीन नहीं, वहाँ विदाउट रिकोर्स हो जाती है। ठीक है? तो इसलिए मतलब फैक्टरिंग विथ रिकोर्स होती है, फॉरफिटिंग विदाउट रिकोर्स होती है। इस वजह से हम फैक्टरिंग नहीं यूज़ कर सकते। समस्या हमारे सामने सेम थी, कॉन्सेप्ट भी सेम है, काम भी सेम होगा। फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग में सेम काम होता है। बस थोड़े से फ़र्क होते हैं। पहला, एक तो ये भाई जो है सिर्फ़ एक्सपोर्ट के लिए होता है। सिर्फ़ एक्सपोर्ट के लिए होता है। मतलब जब आप विदेश में माल एक्सपोर्ट कर रहे हो तभी फॉरफिटिंग अवेलेबल होती है। डोमेस्टिक लेवल पर यहाँ खेल होता ही नहीं। दूसरा दूसरा केस है कि भई जो है ये मीडियम टर्म के लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती है। तो आपको अगर ज़्यादा समय के लिए उधारी चाहिए, तो आप फॉरफिटिंग करिए। तीसरा, अमाउंट भी थोड़ा-सा मुद्दा होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट होगी तो फैक्टरिंग नहीं हो पाएगी, फॉरफिटिंग ही करनी पड़ेगी। और चौथा जो है विदाउट रिकोर्स होती है, विदाउट रिकोर्स होती है फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग की हम बात करें, विदाउट रिकोर्स होती है, तो उससे
विदाउट रिकोर्स होने का फायदा ये होता है कि सेलर की जिम्मेदारी नहीं रहती है, तो इसलिए हम फैक्टरिंग नहीं कर सकते। मतलब कहने का कि दिमाग में आया कि चलो फैक्टरिंग कर लेते हैं भाई, हमको जो है 3 साल के लिए उधारी चाहिए, $5 लाख का बिल है हमारे पास में, लेकिन हम फैक्टरिंग कर ही नहीं सकते। तो फिर क्या विकल्प है? नाउ कम्स द फॉरफिटिंग। ठीक, यहीं पर ही द सॉल्यूशन इज फॉरफिटिंग। अब फॉरफिटिंग कैसे होगी उसका पूरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। एग्रीमेंट होगा पहले, यू एग्री टू द सेल, द ब्राजीलियन बायर गिव्स यू अ लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट, अ प्रोविजनरी नोट प्रॉमिसिंग टू पे $5 लाख इन एग्जैक्टली थी। मतलब आपका और उसका टाई अप हो गया कि ठीक है हम बेचेंगे, और इसके लिए एक मतलब प्रोमिनी नोट बना करके वो कंपनी देती है कि ठीक है मैं अगले 3 वर्षों में आपको $5 लाख पे कर दूंगा। ठीक है, सेलिंग द डेट, यू टेक द 3 ईयर प्रोमिनी नोट टू फॉरफिटिंग इंस्टीट्यूशन लाइक एग्जिम बैंक इन इंडिया। मतलब अब ये जो आपका इनवाइस वगैरह है, प्रोमिनी नोट कह लीजिए, इनवाइस कह लीजिए, भाव समझिएगा। तो 3 साल का वो एक इनवाइस लेकर के आप एग्जिम बैंक के पास जाते हैं और बोलते हैं कि यार इसकी फॉरफिटिंग कर दीजिए हमारी। ठीक है, गेटिंग द कैश। अब फॉरफिटिंग क्या होगी? गेटिंग द कैश। फॉरफिटर एग्री टू बाई द नोट फ्रॉम यू, यानी कि आपसे इनवाइस खरीदेगा, पे चार्ज अ फी, जिसे डिस्काउंट कहते हैं, फॉर देयर सर्विस एंड रिस्क दे आर टेकिंग। वो आपसे थोड़ा फीस लेंगे, जिसमें वो आपको एडवांस पैसा दे रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, इसलिए वो आपसे फीस चार्ज करते हैं, और आपको $4,90,000 जो है इमीडिएटली कैश जो है दे दिया जाता है। तो वाह कबे, है ना। यू नाउ हैव कैश एंड कैन कंटिन्यू रनिंग योर बिजनेस बिकॉज फॉरफिटिंग इज विदाउट रिकोर्स। ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी फैक्टर है कि फॉरफिटिंग विदाउट रिकोर्स होती है। तो योर पार्ट इन दिस डील इज कंप्लीटली ओवर, आपका पार्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका है। दूसरी एक और बात यहाँ पर कि फॉरफिटिंग 100% इनवाइस वैल्यू की होती है। फॉरफिटिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 100% इनवाइस वैल्यू की होती है, इसीलिए कह रहा है कि दिस डील इज कंप्लीटली ओवर। फैक्टरिंग में क्या था याद करिए, फैक्टरिंग में ऐसा होता था कि आपको 80% से 90% मिलता था, बाकी का 10% या 20% जो बचता था वो फाइनल पेमेंट आने के बाद मिलता था, 3 साल बाद मिलता। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ पूरा 100% आपकी इनवाइस वैल्यू को फॉरफिटिंग कर दी जाती है, अपना फीस काट करके। तो इसीलिए योर पार्ट, यानी वो जो कंपनी है इंडिया की जो जेसीबी बना के बेचती है, उसका रोल खत्म है, द फाइनल कलेक्शन। अब उसका रोल खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर कलेक्शन किया जाएगा। फास्ट फॉरवर्ड 3 साल बीत जाते हैं, ब्राजीलियन कंपनी जो है फुल $5 लाख जो है फॉरफिटर को पे कर देती है। जिसने भी फॉरफिटिंग करी थी उसको जो है $5 लाख पे कर देती है कंपनी। व्हाट इफ द बायर डिफॉल्ट्स, मतलब अब यहाँ चांसेस है कि मान लो ब्राजीलियन कंपनी नहीं पे करती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो क्या होगा? इफ 3 ईयर पास एंड द ब्राजीलियन कंपनी गोज बैंकरप्ट, 3 साल बीते, कंपनी जो है दिवालिया हो गई, फॉरफिटर लॉसेस देयर मनी, तो फॉरफिटर का पूरा पैसा नुकसान हो जाता है। फॉरफिटर का होगा, ध्यान दीजिएगा, फॉरफिटर का पैसा नुकसान हो जाता है। दे कैन नॉट कम बैक टू यू, वो आपके पास नहीं आ सकते। इंडियन एक्सपोर्टर जिसने जेसीबी या क्रेन एक्सपोर्ट करी तो उसके पास नहीं आ सकते कि यार मेरा पैसा दे दो, रिफंड इट, नहीं, क्योंकि ये विदाउट रिकोर्स होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दिस इज विदाउट रिकोर्स बेसिस। ओके, यू कीप द 4,90,000 यू वर गिवन ऑन द डे वन टोटली रिस्क फ्री। ठीक है, ये एक और अच्छी चीज होती है। ओके, तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई हैं। ये बहुत ही सरल सा एग्जांपल हमने लिया हुआ है। रियल लाइफ में, एक्चुअल में जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड है, तो एक और फॉरफिटर शामिल होगा जो विदेश में रहेगा, क्योंकि हम यहाँ से उड़ उड़ करके जा करके वहाँ कागज साइन करवाने नहीं जाएंगे, तो एक बंदा वहाँ और लगेगा, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। लेकिन ये सिंपल फॉर्म में मैंने आपको फॉरफिटिंग समझाया है यहाँ पर। व्हाट इज फॉरफिटिंग? अब ये यहाँ से बुक की लैंग्वेज शुरू होती है, ऊपर हमने एग्जाम्पल अपनी तरफ से दिया हुआ है। व्हाट इज फॉरफिटिंग? फॉरफिटिंग कैन बी डिफाइंड एज ए फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट by discounting export receivables evidenced by bill of exchange or promissory note carrying medium to long term maturities on fixed rate basis, जिसे डिस्काउंट कहा जाता है अप टू 100% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू। ये प्योर डेफिनेशन है कि फॉरफिटिंग क्या होती है। फॉरफिटिंग कैन बी डिफाइंड एज फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट। पहली बात, ये सिर्फ एक्सपोर्ट को ही फाइनेंस करते हैं। इंडिया में बिलिंग हो रही है मध्य प्रदेश से राजस्थान की, नहीं, दे डोंट उधर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्डिंग सिर्फ एक्सपोर्ट की फाइनेंसिंग की जाती है। कैसे? डिस्काउंटिंग की जाती है। बाय डिस्काउंटिंग किसका डिस्काउंट करते हैं आप? एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स का, जो भी आपको एक्सपोर्ट किया है उसका पैसा जो आने वाला है उसकी डिस्काउंटिंग की जाती है। डिस्काउंटिंग मतलब समझ ही रहे होंगे कि मैंने आपको $1 लाख का बिल दिया तो बदले में आप मुझे 90,000 देते हैं, वही डिस्काउंटिंग हो जाती है। और एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स है तुम्हारे पास, इसका सबूत क्या होगा कि भाई तुम्हें, जैसे मैं बोलूं, मैं जा करके बैंक में खड़ा होता हूं, मैं बोलता हूं मुझे $5 लाख आने वाले हैं 3 साल में, 2 साल में, 6 महीने में, तो बैंक कैसे मान लेगा? कोई ना कोई कागज चाहिए। तो वहीं पर एविडेंस के तौर पर बिल ऑफ एक्सचेंज दिखाना पड़ेगा
या प्रोविजनरी नोट आपको दिखाना पड़ेगा, इनवॉइस दिखानी पड़ेगी, ठीक है। इसमें मीडियम से लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज वाले ये बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोविजनरी नोट वगैरह होते हैं। और यहाँ पर जो डिस्काउंटिंग की जाती है, फाइनेंसिंग की जाती है, वो फिक्स रेट बेसिस पे की जाती है, जिसे डिस्काउंट कहते हैं। और ये इनवॉइस वैल्यू के अप टू 100% करी जाती है। अप टू 100% मतलब वही 100% करते हैं, लेकिन फीस वगैरह काटने की वजह से अप टू 100% कह दिया गया है। व्हेन एन एक्सपोर्टर ट्रांसफर हिज राइट टू रिसीव पेमेंट इन फेवर ऑफ द फॉरफिटर, द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड फॉरफिटिंग। तो जब भी कोई एक्सपोर्टर जो होता है, कोई व्यक्ति जो एक्सपोर्ट करता है, वो अपने अधिकार को ट्रांसफर करता है किसके पास में? फॉरफिटर के पास में, कि भाई ये इनवॉइस है, इसके अधिकार अब तुम्हारे पास जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही फॉरफिटिंग कहा जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही है, कैसा है जैसा हमने इस उसमें बात करी थी, फैक्टरिंग के जैसा ही चल रहा होगा। अगर आप ध्यान दें तो लगभग वैसे ही चल रहा है। दस फॉरफिटिंग इज अ मेथड ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रिसीवेबल्स ऑन अ विदाउट रिकोर्स बेसिस। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉरफिटिंग में हम इंटरनेशनल ट्रेड रिसीवेबल्स को डिस्काउंट करते हैं, विदाउट रिकोर्स बेसिस पर करते हैं। फॉरफिटिंग इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शन। कोई डाउट नहीं रखना है अब कि फॉरफिटिंग सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज की जाती है, और वो भी सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए की जाती है, इंपोर्ट के लिए भी नहीं की जाती है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए की जाती है कि तुमने कुछ एक्सपोर्ट किया है, वहां से पैसा आने में देर लगेगा, तो हमसे तब तक पैसा ले लीजिए। इससे हमारा एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो फलता फूलता है। In fact, it is the discounting of trade receivables such as draft run under letter of credit, LC, bill of exchange, promissory note, or other freely negotiable instrument on no recourse basis, that is without recourse to the exporter in case the importer fail to pay on the due date। बोलते हैं कि भाई ये अगर हम सही से कहें तो ये डिस्काउंटिंग होती है किसकी? ट्रेड रिसीवेबल्स का। कोई भी ट्रेड आपने किया है उसमें जो पैसा मिलना है, हमने यहाँ क्या कहा था? एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स शब्द का यूज किया, एक्सपोर्ट रिसीवेबल, ठीक। हमने शुरू से कहा ये एक्सपोर्ट रिसीवेबल, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ एक्सपोर्ट रिसीवेबल ना कहिए, इसको आप ये बोल सकते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स है, जिसमें लेटर ऑफ क्रेडिट भी हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, प्रोमिसरी नोट भी हो सकता है, या कोई और जो है इंस्ट्रूमेंट हो जो कि फ्रीली निगोशिएबल हो, आसानी से ट्रांसफर किया जा सके। और ये पूरा का पूरा काम नो रिकोर्स बेसिस पर, नॉन रिकोर्स बेसिस पर, विदाउट रिकोर्स बेसिस पर किया जाता है। यानी यदि जो है पेमेंट इंपोर्टर यानी कि बायर अगर पेमेंट नहीं करता है तो एक्सपोर्टर के ऊपर आप जो है जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। बस ये होता है विदाउट रिकोर्स बेसिस। इट इज ए हाईली फ्लेक्सिबल टेक्निक दैट अलाउज एन एक्सपोर्टर टू ग्रांट अट्रैक्टिव क्रेडिट टर्म टू फॉरेन बायर without sacrificing his cash flow and without the risk of possible late payment or default by the importer। मतलब बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, फ्लेक्सिबल टेक्निक है, जहां पर क्या है कि जो एक्सपोर्टर है जिसने क्रेन बेचनी है, वो अलाउ करता है क्या? अट्रैक्टिव क्रेडिट टर्म। किसको? फॉरेन बायर्स को। यानी विदेशी बायर जो है हमारे पास आता है तो हम उसको ये बोलते हैं कि तुम अभी पैसा मत दो, तुम 3 साल बाद दे देना, 2 साल बाद दे देना। अब तुम किसी को बोलोगे यार कि ले जाओ क्रेन चलाओ 2 साल बाद देना, तो वो खुश नहीं होगा। तो वही बोल रहे हैं कि भाई अट्रैक्टिव क्रेडिट टर्म, मतलब 3 साल के लिए, 2 साल के लिए फॉरेन बायर को हम उधारी पर दे देते हैं, और उसमें भी हम सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, विदाउट सेक्रीफाइसिंग। उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कैश फ्लो का नुकसान नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इनवॉइस ली और ले जाकर के पैसे फॉरफिटर से ले आए, और रिस्क भी नहीं ले रहे हैं किस बात का कि लेट पेमेंट होगी या इंपोर्टर पैसा ही नहीं देगा, ये भी नहीं है रिस्क। आप सोचो ना, एक्सपोर्टर सबसे सेफ है, यहाँ पर क्या टेंशन है उसको। $5 लाख की जेसीबी भेजी, फॉरफिटर से 4,90,000 मिल गए, पैसा भी मिल गया, 3 साल की उधारी भी उसके ऊपर एहसान भी लाद दिया, रिस्क भी नहीं है। अगर पैसा डूब जाता है, कुछ हो जाता है, तो एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी नहीं है, फॉरफिटर की जिम्मेदारी होगी, है ना। तो 5 उंगलियां घी में हम एक तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं। साइमल्टेनियसली द एक्सपोर्टर इज फुल्ली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इंटरेस्ट एंड करेंसी रेट मूविंग अनफेवरेबल ड्यूरिंग द क्रेडिट पीरियड एज द इंटायर रिस्क इज पास्ड ऑन टू द फॉरफिटर। बोलते हैं भाई कि अगर हम देखें इसी समय, तो बंदे को टेंशन नहीं है, उसने उधारी काफी समय के लिए दी फॉरेन बायर को, उसका कैश फ्लो भी नहीं खराब हुआ, और किसी मतलब पेमेंट की डिफॉल्ट का रिस्क भी उससे चला गया। लेकिन इसके अलावा एक्सपोर्टर को और भी रिस्क होते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क का और करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क, है ना, करेंसी रिस्क भी होता है। तो अगर वो दोनों रिस्क हैं तो वो भी इसको प्रॉब्लम नहीं करते हैं। क्यों? कि भाई हमने $5 लाख का भेजा और 4,90,000 अभी पा गए। अब उस दौरान इंटरेस्ट चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए,
चाहे डॉलर 90 रुपए का हो, चाहे डॉलर जो है 60 रुपए का हो जाए, 30 रुपए का हो जाए, हमको क्या मतलब है? क्योंकि पूरा का पूरा रिस्क, एंटायर रिस्क इज पास्ड ऑन टू द फॉरफिटर, क्योंकि सारा का सारा रिस्क फॉरफिटर के कंधों पर हम ला करके डाल देते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? तो ना तो इंटरेस्ट रेट रिस्क फेस करना है, ना ही करेंसी रिस्क फेस करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि फॉरफिटिंग is thus a highly effective sale and financing tool which simultaneously improve cash flow and eliminate risk for the exporter। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये एक बढ़िया जो है सेल और फाइनेंसिंग का टूल है जो कैश फ्लो को इम्प्रूव करता है और रिस्क को भी जो है एलिमिनेट करता है एक्सपोर्टर के लिए। सम बैंकर्स डिफाइन फॉरफिटिंग, अब इन्होंने बोला कि भाई कुछ बैंकर जो है फॉरफिटिंग को अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, वो डेफिनेशन देखते हैं। सम बैंकर्स डिफाइन फॉरफिटिंग एज मीडियम टर्म कैपिटल गुड्स, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फॉरफिटिंग एज मीडियम टर्म, एंड देन दूसरा कीवर्ड है कैपिटल गुड्स फाइनेंसिंग, 1 से 5 साल के लिए, 1 to 5 ईयर, बाय मींस ऑफ सेलिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट अ डिस्काउंट टू द थर्ड पार्टी, उस थर्ड पार्टी को फॉरफिटर कहते हैं। तो कुछ बैंकर ये बोलते हैं कि हम फॉरफिटिंग को कह सकते हैं कि मीडियम टर्म की फाइनेंसिंग है, और मीडियम टर्म में हम फाइनेंस क्या कर रहे हैं? कैपिटल गुड्स को करते हैं। मतलब जैसे जेसीबी हो गई उदाहरण के लिए, जैसे टीवी हो गई, कार हो गई, फ्रिज हो गई, इस तरीके की चीज़ों को ही हम यहाँ पर फाइनेंस करते हैं। जनरली हम 1 से 5 ईयर के लिए उधारी पर ये चीज़ें देते हैं, फॉरफिटिंग करते हैं। और ये काम कैसे होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज को बेचा जाता है, डिस्काउंट पर थोड़े कम पैसे लिए जाते हैं और ये बेचा जाता है किसको? फॉरफिटर को। ठीक है, तो वही बात बताई, बस थोड़ी-सी काम की बातें यहाँ कैपिटल गुड टर्म से इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने। मीडियम टर्म के लिए कैपिटल गुड्स के फाइनेंसिंग हम करते हैं, बस ये बात इन्होंने जोड़ी हुई है। दिस थर्ड पार्टी यानी वो फॉरफिटर कलेक्ट्स द पेमेंट फ्रॉम एन essentially overseas customer through a collateral bank, thus assuming the underlying responsibility of exporter and simultaneously providing trade finance for importers by converting a short term loan to a medium term। ये बोलते हैं भाई कि जो है ये जो थर्ड पार्टी होता है फॉरफिटर होता है, ये कलेक्ट करता है पेमेंट फ्रॉम ओवरसीज कस्टमर, विदेशी कस्टमर से पैसा कलेक्ट करता है, किसके थ्रू? एक कोई पार्टनर बैंक, कोलेटरल बैंक जो कि विदेश में होगा इसका, उससे ये पैसा कलेक्ट करता है। इस तरीके से ये एज्यूम करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्टर, जो एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी अब फॉरफिटर के कंधों पर आ जाती है और साइमल्टेनियसली ये प्रोवाइड करता है ट्रेड फाइनेंस किसको? इंपोर्टर्स को, बाई कन्वर्टिंग शॉर्ट टर्म लोन टू मीडियम टर्म वन। मतलब ये एक तरीके से एक्सपोर्ट जो हमारे इंपोर्टर्स हैं उनको ट्रेड फाइनेंस प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है? भाई देखो हमें अगर इंपोर्टर जो है फॉरफिटिंग ना करता, यदि इंपोर्टर ये फॉरफिटिंग ना करता तो क्या होता? मतलब कहने का ये हुआ कि तुरंत ही पेमेंट करनी पड़ती। फॉरफिटिंग के थ्रू ना जाता तो उसको इंपोर्टर को $5 लाख इमीडिएट चाहिए होते थे। लेकिन क्या हुआ कि चूँकि फॉरफिटिंग इन्वॉल्व हो गई तो उसको इमीडिएटली जो है ये जो $5 लाख चाहिए थे वो अब मीडियम टर्म में कन्वर्ट हो गया है। कैसे ये काम करता है? देखिए होता क्या है, जो ये $5 लाख दिए गए हैं आपके द्वारा, तो मान लो ये 3 साल में अगर चुकाने हैं तो ये पूरे $5 लाख एक साथ में नहीं चुकाए जाते हैं, बल्कि हर 6 महीने पर इनसे पेमेंट ले ली जाती है। तो वही एक तरीके का ये फाइनेंस मान लिया जाता है कि हाँ, तुम्हें एक तरीके का हमने लोन दिया हुआ, ठीक है। फॉरफिट इज ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड फॉरफिट व्हिच मीन्स सरेंडरिंग ऑफ राइट्स। जो फॉरफिटिंग आया हुआ है कॉन्सेप्ट वो फ्रेंच भाषा के शब्द फॉरफिट से आया हुआ है और जिसका मतलब होता है अधिकारों को सरेंडर कर देना, अधिकारों को त्याग देना। जो बिल के मालिक हम थे वो किसी और को दे दिया मालिकाना हक, हमने सरेंडर कर दिया राइट्स को, ठीक है। तो वही है फॉरफिटिंग। ऑल फॉरफिटिंग ट्रांजेक्शन हैव अ मिनिमम ट्रांजेक्शन साइज और नॉर्मली जो है $2.5 लाख की होती है। तो बोलते हैं जितने भी जो है फॉरफिटिंग ट्रांजेक्शंस होती हैं सर, उनका कम से कम साइज जो है 2.5, नॉर्मली जो है ये कोई फिक्स फिगर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जितनी भी मिनिमम मतलब फॉरफिटिंग होगी तो ऐसा नहीं कि $10,000 के लिए नहीं फॉरफिटिंग की जाएगी, कम से कम $2.5 लाख या उससे ऊपर की ट्रांजैक्शन हो तभी फॉरफिटिंग करी जाती है। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि $2.5 लाख एक स्टैंडर्ड नहीं है, नॉर्मली बोल रहे हैं कि $2.5 लाख या उससे ऊपर की रेंज में। इन टर्म्स ऑफ आरबीआई गाइडलाइंस, एक्जिम बैंक एंड अथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 AD1 बैंक जो होते हैं ऑन नॉन रिकोर्स बेसिस ओनली आर परमिटेड टू हैंडल द फॉरफिटिंग ट्रांजेक्शन। हमारे देश में आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से 2 जगहों पर, एक तो एक्जिम बैंक को अलाउ किया है और दूसरा अथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 के। देखो अथराइज्ड डीलर 3 कैटेगरी होते हैं, कैटेगरी 1, 2, कैटेगरी 3। तो कैटेगरी 1 के यानी कि पीएनबी, एसबीआई वगैरह ये सब इसमें आते हैं।
इन दोनों को, एग्जिम बैंक को और जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक वगैरह हैं, जो मतलब सिंपल अथॉराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 में एज पर आरबीआई हैं, उनको अलाउ होता है कि वो फॉरफिटिंग ट्रांजेक्शन इंडिया में कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा काम चाहे कोई भी करे नॉन रिकोर्स बेसिस पर होता है, मतलब सेलर की जिम्मेदारी नहीं होती है, इन्हीं बैंकों को ही खेलना होता है। फिर आती है मैकेनिज्म ऑफ फॉरफिटिंग ट्रांजेक्शन, ये पूरा उन्होंने कहानी बताई हुई है कि हाउ दिस ट्रांजेक्शन वर्क, ठीक। चलिए तो फिर से इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज फॉरफिटिंग? तो हमने देखा फॉरफिटिंग को हम एक्सपोर्ट की फाइनेंसिंग कह सकते हैं, जहाँ एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स को डिस्काउंट किया जाता है। एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स के लिए प्रूफ के तौर पर बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट वगैरह हो सकता है, जिसमें मीडियम से लॉन्ग टर्म की मैच्योरिटी होती है। फिक्स रेट बेसिस पर ये डिस्काउंटिंग करी जाती है, इसे डिस्काउंट फीस भी कह सकते हैं, और ये अप टू 100% ऑफ इनवॉइस होती है। जब भी एक्सपोर्टर जो है अपने अधिकार को ट्रांसफ़र करता है फॉरफिटर के पास में कि अब तुम पेमेंट रिसीव कर सकते हो, तो उसी ट्रांज़ैक्शन को फॉरफिटिंग कह देते हैं। इस तरीके से फॉरफिटिंग एक डिस्काउंटिंग मेथड है इंटरनेशनल ट्रेड रिसीवेबल्स का, विदाउट रिकोर्स बेसिस पर, ठीक। विदाउट रिकोर्स बेसिस पर होगा, बिना ज़िम्मेदारी के होगा सेलर की। डिस्काउंटिंग होती है किसकी? इंटरनेशनल ट्रेड रिसीवेबल। फॉरफिटिंग जो है इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांज़ैक्शन करी जाती है। इनफैक्ट जो है डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, हम इसे डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स की जगह हम ट्रेड रिसीवेबल्स कह सकते हैं। इसमें एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और ये विदाउट रिकोर्स या नो रिकोर्स बेसिस पर होता है। ये एक बढ़िया टेक्निक है जिसमें एक्सपोर्टर अपने बायर को लॉन्ग टर्म के लिए उधारी पर दे सकता है, ठीक है? और उसका कैश फ्लो भी नहीं सैक्रिफाइस होता है, और बिना जो है रिस्क ऑफ पॉसिबल रिस्क भी इसके पास नहीं रहता। साइमल्टेनियसली एक्सपोर्टर फुल्ली प्रोटेक्टेड होता है, मतलब एक्सपोर्टर का को इंटरेस्ट रेट रिस्क या करेंसी एक्सचेंज रिस्क, ये सब रिस्क झेलने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सारी ज़िम्मेदारी फॉरफिटर के ऊपर चली जाती हैं। फॉरफिटर जो है एक हाइली इफेक्टिव फॉरफिटिंग एक इफेक्टिव सेल और फाइनेंसिंग टूल है, जो कि साइमल्टेनियसली कैश फ्लो को इम्प्रूव करता है और रिस्क एलिमिनेट करता है। कुछ बैंकर्स होते हैं जिन्होंने डिफाइन किया है फॉरफिटिंग को मीडियम टर्म कैपिटल फाइनेंसिंग। अब कुछ बैंकर्स बोलते हैं कि फॉरफिटिंग हम बोल सकते हैं कि मीडियम टर्म की कैपिटल गुड्स फाइनेंसिंग है। 1 ईयर टू 5 ईयर के लिए उधारी यहाँ पर दी जाती है, और यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज को सेल किया जाता है थर्ड पार्टी को, जिसे फॉरफिटर कहते हैं। थर्ड पार्टी जो फॉरफिटर होती है उसी की ज़िम्मेदारी होती है पैसे को कलेक्ट करने की विदेशी कस्टमर से, और वो भी विदेशी कस्टमर से कलेक्शन का काम किसी कोलेटरल बैंक के थ्रू करता है, किसी करस्पॉन्डेंट बैंक के थ्रू करता है, ठीक है? इस तरीके से जो बैंक है ये करस्पॉन्डेंट मतलब जो एक्सपोर्टर है उसकी ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। फॉरफिटिंग जो है ड्राइव हुआ है फॉरफिट शब्द से, जो कि फ्रेंच भाषा का है, और इसका मतलब होता है सरेंडरिंग ऑफ राइट्स, अधिकारों का सरेंडर। हाँ, जितनी भी फॉरफिटिंग ट्रांज़ैक्शंस होती हैं उनमें मिनिमम ट्रांज़ैक्शन साइज़ $2,50,000 या उससे अबव का होना चाहिए। हमारे देश में एक्जिम बैंक या AD1 अथॉराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 के जो वो फॉरवर्डिंग ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, और नॉन रिकोर्स बेसिस पर ही कर सकते हैं। फिर आता है अगला टर्म मैकेनिज्म ऑफ फॉरवर्डिंग ट्रांज़ैक्शन। अब ये अपनी तरफ से मैकेनिज्म बता रहे हैं। तो अ टिपिकल फॉरवर्डिंग ट्रांज़ैक्शन इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ फ्लो चार्ट प्रोवाइडेड बिलो। मतलब उन्होंने बोला कि भाई जो फॉरवर्डिंग ये यहाँ पर नीचे हमने रखा है। यहाँ पर क्या है? एक्सपोर्टर हैं, इम्पोर्टर हैं, यहाँ फॉरफिटर हैं, वहाँ इम्पोर्टर बैंक। ठीक, ये 4 लोग हो गए। ओके, अब चार्ट में 10 स्टेप्स हैं, हम समझते हैं, पढ़ते हैं। पहला स्टेप है फॉरफिटर गिव्स कमिटमेंट टू फॉरफिट टू इम्पोर्टर। पहला कदम है कि फॉरफिटर जो होगा वो कमिटमेंट देता है कि हम फॉरफिट करेंगे। तो एक्सपोर्टर और फॉरफिटर के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया कि ठीक है हम आपकी ट्रांज़ैक्शन को फॉरफिट करेंगे। दूसरा स्टेप है कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन एक्सपोर्टर एंड दूसरे स्टेप पर एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर जो है एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपस में, मैं आपको सप्लाई करूँगा, आप इतना पेमेंट करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। शिपमेंट ऑफ गुड्स टू इम्पोर्टर, तीसरे स्टेप में अब यहाँ से सामान बन करके इम्पोर्टर के पास भेज दिया जाता है ऑफ गुड्स द इम्पोर्टर। फिर है एक्सपोर्टर सबमिट शिपिंग डॉक्यूमेंट इम्पोर्टर्स बैंक थ्रू हिज बैंक। अब क्या करेगा एक्सपोर्टर जो है वो सबमिट करेगा क्या? शिपिंग डॉक्यूमेंट, इसको इम्पोर्टर के बैंक को। इम्पोर्टर जो है सबमिट करेगा शिपिंग डॉक्यूमेंट। ये शिपिंग कर दी है, गुड्स जा चुका है तीसरे स्टेप पर, तो हम एक शिपिंग डॉक्यूमेंट इम्पोर्टर बैंक के पास सबमिट करते हैं, और उसके लिए हम हेल्प लेते हैं
हिज बैंकर मतलब यहाँ पर जो हमारा बैंक है उसकी सहायता से यहाँ पर भेजा जाता है। भी फॉरफिटिंग करी है वही वहाँ पर भेजता है। फिर आता है 5वां स्टेप, इम्पोर्टर्स बैंक ऑब्टेन एक्सेप्टेंस ऑफ इम्पोर्टर ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तब बोलते हैं 5वें स्टेप में इम्पोर्टर का बैंक जो है वो जो उस देश में बायर है उसके पास जाता है और बोलता है कि भाई कि इस बिल को तुम एक्सेप्ट करो कि हाँ तुम पेमेंट करोगे। वही बोल रहा है कि इम्पोर्टर का जो बैंक है वो मतलब वो बायर से बोलता है कि भाई तुम इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं पेमेंट करूंगा। फिर इम्पोर्टर्स बैंक को एक्सेप्ट अवेलाइज द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड सेंड टू द एक्सपोर्टर थ्रू द बैंकर। अब जो इम्पोर्टर का बैंक है ये ये भी एक्सेप्ट करता है इस बिल को, उसे को एक्सेप्टेंस कहते हैं। यानी बायर ने तो एक्सेप्ट किया ही था, इम्पोर्टर के बैंक ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है अगर ये नहीं देगा बायर तो मैं पे करूंगा, ऐसी जिम्मेदारी उसने ले ली और फिर इस डॉक्यूमेंट को वापस एक्सपोर्टर के पास भेज दिया जाता है। जो एक्सपोर्टर है अब ये टेंडर एवलाइज बिल ऑफ एक्सचेंज टू फॉरफिटर। अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज वहां से लौट कर आया है उसको ये फॉरफिटर एग्जिम बैंक को देता है। फॉरफिटर मेक करता है पेमेंट टू एक्सपोर्टर लेस चार्जेस। फॉरफिटर क्या करेगा, एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देगा, अपने चार्जेज वगैरह घटा करके अपने भी चार्जेस घटाएगा, इंपोर्टर बैंक के भी चार्जेस घटाएगा। फॉरफिटर प्रेजेंट बिल ऑफ एक्सचेंज टू इंपोर्टर्स बैंक ऑन मेच्योरिटी। अब फॉरफिटर जो है ये बिल ऑफ एक्सचेंज जब 3 साल बीत जाएंगे तो इंपोर्टर के बैंक को मेच्योरिटी पर दिखाता है। इंपोर्टर मेक पेमेंट ऑन मेच्योरिटी, फिर इंपोर्टर बैंक को पेमेंट करता है, इंपोर्टर फॉरफिटर को पेमेंट कर देता है। इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चलती है। ठीक है, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कुल मिलाकर के 10 स्टेप है। पहले स्टेप में क्या हुआ, एक्सपोर्टर और फॉरफिटर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि भाई हमारी इस ट्रांजेक्शन को तुम फॉरफिट करोगे कि नहीं करोगे। पता चले मैं इतना माल भेज दूं तुम कहो कि नहीं करूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, इसलिए एक्सपोर्टर चालाकी करता है, पहले फॉरफिटर के पास जाकर पूछ लेता है करोगे। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप ये हुआ कि इनके और इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है कि हाँ मैं ये सामान आपके पास भेजूंगा, ये क्वालिटी रहेगी, वो सारी चीज़ें एग्रीमेंट हो जाती हैं। तीसरे स्टेप में माल तैयार हो गया, अब वो एक्सपोर्टर के पास चला जाता है। एक्सपोर्टर के पास जब चला गया तो जो इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स मतलब एक्सपोर्ट करने के जो डॉक्यूमेंट्स थे, इनवॉइसेस थी, वो सारी की सारी भेज एक्सपोर्टर क्या करेगा, सामान भेजने के बाद में जो भी इनवॉइस है, प्रूफ है सामान भेजने का, वो सारे डॉक्यूमेंट भेजता है इंपोर्टर बैंक के पास में। ओके, फिर इंपोर्टर बैंक जाता है इंपोर्टर के पास में और बोलता है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज आया हुआ है। तो इंपोर्टर बैंक जाता है इंपोर्टर के पास में, बैंक बोलता है कि भाई हमारे पास ये कागज पत्तर आए हुए हैं, चलो चलो इस पे जरा फटाफट दस्तखत करो, साइन करो। वो साइन कर देते, ठीक है हमको ये माल मिल रहा है, हम पेमेंट करेंगे, हमें काहे के लिए मनाही है। 5 स्टेप हो गए। 6वें स्टेप में फिर जो है यहाँ पर इंपोर्टर का बैंक भी जो है उस पर सिग्नेचर करता है। उस डॉक्यूमेंट पर इंपोर्टर ने साइन किए थे, इंपोर्टर का बैंक साइन करके इस डॉक्यूमेंट को वो भेज देता है एक्सपोर्टर के पास कि भाई डॉक्यूमेंट पर इंपोर्टर ने भी एक्सेप्टेंस किया है, इंपोर्टर के बैंक ने भी एक्सेप्टेंस किया है कि हम भी जिम्मेदार हैं, अगर ये पगलू नहीं करेगा तो हम पेमेंट। डॉक्यूमेंट इंपोर्टर के पास आ गए वापस से, ठीक है, यहाँ से जो डॉक्यूमेंट गए थे वही सब घूम टहल करके फिर वापस आ गए। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 7वें स्टेप पर चले जाते हैं फॉरफिटर के पास। वो डॉक्यूमेंट सारे यहाँ पर आ गए जिसमें वो साइन वगैरह हुई है। फॉरफिटर उन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखता है और बदले में इनको पैसे दे देता है, पहिया वगैरह दे देता है। फिर 3 साल बीत जाता है, मेच्योरिटी आती है। ये जो हमारा फॉरफिटर है वो इन बिल्स को फिर से भेजता है इंपोर्टर बैंक के पास, भाई 3 साल पूरे हो गए हैं, मुझे पेमेंट चाहिए। इंपोर्टर क्या करेगा, क्या करके इंपोर्टर बैंक क्या करेगा, बोलेगा भाई इंपोर्टर हमको पेमेंट दो। 10वें स्टेप में वो पेमेंट इंपोर्टर बैंक के पास आएगी, इंपोर्टर बैंक से फॉरफिटर के। एक्सपोर्टर को तो सारी पेमेंट पहले ही मिल चुकी, उसका तो कोई रोल रहा ही नहीं। ये पूरी प्रक्रिया है फ्रेंड्स। अब इन्होंने कर दिया हुआ है, फिर इन्होंने यहाँ पर थोड़ा डिटेल में वही बातें फिर से समझाई हुई हैं, तो इसको समझते हैं। यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है। इन इंडिया एक्जिम बैंक कंडक्ट फॉरफिटिंग ट्रांजेक्शन फॉर द एक्सपोर्टर कम्युनिटी एंड द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन अ टिपिकल फॉरफिटिंग ट्रांजेक्शन थ्रू एक्जिम बैंक। बोलते हैं कि भाई हमारे देश में फॉरफिटिंग का काम एक्जिम बैंक करते हैं और फॉरफिटिंग ट्रांजेक्शन में जो स्टेप्स लिए जाते हैं वो नीचे दिए गए हैं। पहला, एक्सपोर्टर निगोशिएट टेंटेटिव कॉन्ट्रैक्ट विथ एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर जो है
निगोशिएट करता है इंपोर्टर के साथ में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होना है, वो स्पेसिफाई करता है कैसा गुड्स रहेगा, क्या प्राइस रहने वाली, डिलीवरी शेड्यूल वगैरह क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें। यानी अभी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर एक्सपोर्टर अप्रोच करता है एक्जिम बैंक, जिसे हम ई से नोट करेंगे आगे। एक्सपोर्टर अप्रोच करता है एक्जिम बैंक के पास में फॉर ऑब्टेनिंग एन इंडिकेटिव कोड फॉर फॉरवर्डिंग द ट्रांजेक्शन, गिविंग डिटेल्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड द कंट्री टू वेयर द गुड्स आर टू बी एक्सपोर्टेड। तो एक्सपोर्टर जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया इनके बीच में कि हमको भाई $5 लाख की क्रेन चाहिए या जेसीबी चाहिए। तो एक्सपोर्टर जो है अप्रोच करता है एक्जिम बैंक के पास में रेट लेने के लिए और उनको बताता है कि हाँ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसमें हम $5 लाख की जेसीबी भेजेंगे, ब्राज़ील भेजेंगे, सारी डिटेल्स वो उनको बताता है और उनसे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि जो है फॉरवर्डिंग करने के बदले में क्या फीस वगैरह चार्ज होगी। कोट करने का मतलब होता है क्या फीस चार्ज करोगे, ठीक है, इंडिकेटिव फीस बता दो कितना लोगे। मान लो वो बोलता है कि $5000 हमको चाहिए होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट हुआ। तो उसने अब एक्जिम बैंक के पास आया कोट लेने के लिए, तो एक्जिम बैंक के सामने समस्या है, ब्राज़ील में बायर है, एक्जिम बैंक को नहीं पता बायर कैसा है, तो वो क्या करेगा, एक्जिम बैंक कॉन्टैक्ट्स द इंटरनेशनल फॉरवर्डर एंड रिक्वेस्ट फॉर एन इंडिकेटिव कोड। अब ये एक्जिम बैंक इंटरनेशनल फॉरवर्डर को कॉन्टैक्ट करता है कि भाई ये ऐसा-ऐसा केस आया हुआ है, तुम बताओ क्या रेट कोट किया जाए, कि अब वो उसी देश का है, ब्राज़ील का ही है फाइनेंस फॉरवर्डर, तो उसको अच्छे से पता है, वो वहाँ क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक करके बता सकता है, कैसा ये बायर है और उसी हिसाब से वो रेट बताता है, रेट कोट करता है कि हाँ, हमें 5000 या $6000 फीस चाहिए होगी तभी बात बनेगी। द फॉरफिटर प्रोवाइड द इंडिकेटिव कोड टू एक्जिम बैंक। तो फॉरफिटर जो है बोलता है भाई कि हमको $10,000 माँगता है, कितना? $10,000 हमको चाहिए, व्हिच देन पासेस द सेम टू द मतलब एक्जिम बैंक यही बात जो है एक्सपोर्टर को बता देता है भाई कि $10,000 लगेंगे। समझ गए बात को? अभी बस रेट पर ही डिस्कशन हुआ है, सब कुछ होते हुए रेट पर डिस्कशन हुआ। द कोड कंसिस्ट ऑफ चार्जेस टू बी लेविड बाय, ये बता रहे हैं कि भाई कोड का क्या मतलब है? कोड का मतलब है वो चार्जेस जो फॉरफिटर के द्वारा लगाए जाएँगे, उन्हें हम कोड बोलते हैं। द एक्सपोर्टर फाइनलाइज द कॉन्ट्रैक्ट इनकॉर्पोरेटिंग फॉरफिटर्स फीस इन प्राइसिंग एंड सीक कंकरेंस ऑफ द एक्सपोर्टर। अब यहाँ बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है मज़ेदार चीज़ होती है कि एक्सपोर्टर जो है फाइनलाइज़ करता है कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस और उसमें वो फॉरफिटर की फीस को भी शामिल कर देता है। फॉरफिटर की फीस जो यानी कि जैसे सोचो $5 लाख में जेसीबी देनी थी, तो वो बोलता है नहीं अब हम $5,10,000 में आप हमारी ₹10,000 की फीस लगनी और इंपोर्टर का कंकरेंस यानी उसका अप्रूवल चाहता है। बायर का अप्रूवल चाहता है कि तुम अप्रूव करो कि हाँ ठीक है 5,10,000 इज़ ओके। वंस इंपोर्टर कंकर्स मतलब एक बार इंपोर्टर हाँ बोल देगा कि ठीक है 5,10,000 ठीक है। फर्म कोट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरफिटर एंड एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय द एक्सपोर्टर विथ फॉरफिटर। मतलब एक बार बायर ने कह दिया कि ठीक है 5,10,000 का रेट ओके है, तो एक फाइनल कोड बनाई जाती है, फर्म मतलब फिक्स कोड बनाई जाती है किसके द्वारा, फॉरफिटर द्वारा। और एग्रीमेंट जो है एक्सपोर्टर और फॉरफिटर के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है, फाइनल नोट तैयार हो जाता है 5,10,000 रुपए का, ठीक। आफ्टर द गुड्स आर एक्सपोर्टेड शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड बाय द एक्सपोर्टर टू फॉरफिटर थ्रू एक्जिम बैंक। थोड़ा सा यहाँ पर विचलन हुआ, हमारे हिसाब से एक्जिम बैंक के पास ये डॉक्यूमेंट चाहिए है ना। पिछली बार क्या होता है एक्जिम बैंक के पास वो डॉक्यूमेंट्स आए थे और एक्जिम बैंक ने पेमेंट की थी। यहाँ पर थोड़ा सा डेविएशन हो रहा है, देखिए आफ्टर गुड्स आर एक्सपोर्टेड, गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए गए तो शिपिंग डॉक्यूमेंट से हमने पीओएल बोलते हैं, शिपिंग डॉक्यूमेंट मतलब हमने सामान भेज दिया है इसका सबूत बिल ऑफ लेडिंग कहलाता है, बीओएल बोलते हैं। बिल ऑफ लेडिंग इस बात का सबूत होता है कि हमारा जो गुड्स है वो इस बंदरगाह से लद चुका है और आगे बढ़ रहा है दूसरे बंदरगाह के। तो गुड्स एक्सपोर्ट होने के बाद में शिपिंग डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए जाते हैं एक्सपोर्टर द्वारा, किसके पास, फॉरफिटर के पास। फॉरफिटर कौन, इंटरनेशनल फॉरफिटर के पास में। और ये कौन भेजता है वहाँ, एक्जिम बैंक भेजता है। यानी एक्सपोर्टर आएगा सारे डॉक्यूमेंट लेकर के एक्जिम बैंक के पास और एक्जिम बैंक वो डॉक्यूमेंट भेज देगा किसके पास, फॉरफिटर के पास में, ठीक है। फॉरफिटर डिस्काउंट्स द बिल एंड रिमिट प्रोसीड लेस इट्स चार्जेज एंड एक्जिम बैंक्स कमीशन टू द एक्सपोर्ट। मतलब जो फॉरफिटर है वो बिल को डिस्काउंट करता है। $5,00,000 का बिल था, 5,10,000 है या 5 लाख मान लीजिए, तो फॉरफिटर डिस्काउंट करता है उस बिल को और जो भी बचता है प्रोसीड्स को
भेजता है लेस इट्स चार्जेज, यानी कि डिस्काउंट किया, अपने चार्जेज घटाए, लेस इट्स चार्जेज, जो भी चार्ज लगेगा उसको घटाता है। और एग्जिम बैंक का कमीशन, एग्जिम बैंक क्योंकि खुद पैसे नहीं दे रहा है, तो एग्जिम बैंक जो ये हैंडलिंग करता है उसका कमीशन लगता है। और यहाँ पर जो फॉरफिटर बैंक है वो चूंकि पैसे दे रहा है तो उसको चार्जेज लगते हैं टू द एक्सपोर्टर, देता है एक्सपोर्टर को, समझ गए। तो फॉरफिटर डिस्काउंट करेगा, अपना चार्ज काटेगा, एग्जिम बैंक का कमीशन काटेगा और बाकी का पैसा एक्सपोर्टर को दे देता है। तो देखो यहाँ पर अगर हम वापस आते हैं, यहाँ क्या कहा था, फॉरफिटर मेक पेमेंट ऑफ द एक्सपोर्टर लेस चार्जेस, फॉरफिटर जो है एक्सपोर्टर को पेमेंट करता है अपना चार्ज घटा करके। एक्सपोर्टर टेंडर अवेलाइज बिल ऑफ फॉरफिटर, यहाँ पर क्या हो रहा था, एग्जिम बैंक ये सारे रोल अदा कर रहा था, ठीक है। वहां पर इन्होंने एग्जिम बैंक को ना लेकर के फॉरेन, जो हमारा फॉरेनर था उसको सारी जिम्मेदारी इन्होंने सौंप दी है। तो फॉरफिटर जो है डिस्काउंट करेगा, पैसा वैसा काटेगा अपना, बाकी का दे। एग्जिम बैंक इशूज ए सुटेबल सर्टिफिकेट टू द एक्सपोर्ट, मतलब कहने का एग्जिम बैंक एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा कि हाँ हमने आपकी फॉरफिटिंग है, ये उसके डिटेल्स हैं। फॉरफिटिंग चार्जेज आर आल्सो इंडिकेटेड इन द इनवॉइस, मतलब जो फॉरफिटिंग के चार्जेज लगे हुए हैं उसको इनवॉइस में भी दिखाना पड़ता है, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म में भी दिखाना पड़ता है, शिपिंग बिल में भी दिखाना पड़ता है, टू इनेबल द कस्टम्स टू वेरीफाई द अमाउंट ऑफ डिडक्शंस ड्यू टू फॉरफिटिंग, ताकि जो कस्टम वाले हैं वो इंश्योर कर सकें, जैसे आपका 5 लाख का, $5 लाख का बिल था, लेकिन कस्टम वाले देखते हैं कि ये तो भाई केवल 4,90,000 $4.90 लाख का ही है, तो $10,000 कहाँ गए। तो उसी चीज़ के लिए फॉरफिटिंग चार्जेस इनवॉइस में, पीडीएफ एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है, जब भी कोई चीज़ आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका डिक्लेरेशन देते हैं, सरकार को बताते हैं, कस्टम अधिकारियों को बताते हैं, पोर्ट अथॉरिटीज़ को बताते हैं कि हम ये सामान भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वही एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन। तो वो और शिपिंग बिल, जो शिपिंग करने का बिल होता है उसमें ये चीज़ दिखाई जाती है कि हाँ इतना पैसा काटा जा रहा है, ताकि वो डिडक्शंस जनाई पड़ जाए कस्टम्स को, वरना कस्टम वाले आपका क्लियरेंस ही नहीं देंगे, इसलिए लिखना ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरीके से फॉरवर्डिंग की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अब इसमें फ़ीस की बात करनी है हमें। ओके, तो ये हमने भाई मैकेनिज़्म ऑफ फॉरवर्डिंग ट्रांज़ैक्शन पूरा बाकायदा मैंने आपको ये सारे स्टेप्स दिखाए थे। तो हम वहाँ बात नहीं करते, यहाँ बात करेंगे कि इंडिया में एग्जिम बैंक फॉरवर्डिंग का काम करता है। स्टेप्स जो होते हैं, एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर पहले आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं कि क्या सामान लेना है, क्या प्राइस रहेगा, कब डिलीवरी दोगे। फिर एक्सपोर्टर जो है एग्जिम बैंक के पास जाता है, बोलता है कि सर हमको बताओ कि ये हमको $5 लाख की क्रेन या जेसीबी भेजनी है ब्राज़ील, तो कितना जो है चार्ज लोगे फॉरफिटिंग करने का मुझे, ताकि पैसा मिल जाए इमीडिएट, ठीक है। अब एग्जिम बैंक को भी नहीं पता कि ब्राज़ील का वो जो बायर है कैसा है, तो वो इंटरनेशनल फॉरफिटर से कॉन्टैक्ट करता है और बोलता है कि तुम ये रेट बताओ कि क्या खर्चा लिया जाए, ठीक है। फॉरफिटर जो है अपना उस बायर की डिटेल्स वगैरह चेक करता है और फिर बताता है कि $10,000 लगेंगे एग्जिम बैंक को, और $10,000 वही सेम बात वो एक्सपोर्टर को बता देते हैं कि $10,000 हमें देना होगा। में जो कोट होती है उसमें क्या होता है, जो भी चार्जेस फॉरफिटर लगाना लगाए जाते हैं। एक्सपोर्टर जो है कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज़ करता है, इसमें फॉरफिटर की फी जो शामिल कर देता है, यानी 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसमें $10,000 जो लगने वाले थे फॉरफिटर की प्राइसिंग फीस, वो भी उसमें शामिल कर देता है कि ठीक है, 5,10,000 रेट हो गया, और इम्पोर्टर से बोलता है कि तुम इसको अप्रूव करो। इम्पोर्टर यानी बायर जो है अप्रूव जब कर देता है तो एक फाइनल जो है फाइनल कोड बनती है, फाइनल अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, इसमें एग्रीमेंट किया जाता है एक्सपोर्टर और फॉरवर्डर के बीच। बाद में गुड्स एक्सपोर्टर द्वारा एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। शिपिंग डॉक्यूमेंट, इनवॉइसेस, ये सारी चीज़ें ला करके सबमिट की जाती हैं पास में फॉरवर्डर के पास में, विदेश वाले फॉरवर्डर के पास। और ये काम कौन करेगा? एग्जिम बैंक करता है। सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर से लेकर और भेजेगा फॉरवर्डर के पास में। फॉरवर्डर वहाँ से अपना जो चार्जेज़ है, फीस चार्जेज़ और एग्जिम बैंक का कमीशन वगैरह है, वो सब काट करके बाकी का पैसा $5 लाख में से जो बचता है वो इसको वापस कर देता है एक्सपोर्टर को। एग्जिम बैंक एक सर्टिफिकेट इश्यू कर देता है कि हाँ, हमने आपकी फॉरवर्डिंग डिटेल्स ये हैं। फॉरवर्डिंग चार्जेज़ जो भी होते हैं उनको इनवॉइस में, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म में, बिल वगैरह में दिखाया जाता है, ताकि कस्टम्स वाले ये वेरीफाई कर सकें कितना अमाउंट डिडक्शन हुआ। फिर आता है सर हमारा फीस क्या-क्या होती है फॉरवर्डिंग में। तो जैसे फैक्टरिंग में फीस थी, वैसे ही सेम जो है फॉरवर्डिंग में फीस होती है। वहाँ पर उन्होंने दूसरा नाम दे रखा था, यहाँ दूसरा नाम दे रखा है। यहाँ पर डिस्काउंट फीस बोलते हैं और कमिटमेंट फीस। 2 फीस इन्वॉल्व होती हैं, डिस्काउंट फीस और कमिटमेंट फीस। क्या होती है डिस्काउंट फीस? डिस्काउंट फीस सिंपल, जो आपको $5 लाख या 4,90,000
$1000 जो है जो आपको एडवांस दिया गया 3 साल के लिए लोन के तौर पर एक तरीके से दे दिया गया, तो इस पर जितना भी इंटरेस्ट बनेगा, जितना भी ब्याज बनेगा उसी को डिस्काउंट फीस। डिस्काउंट इज इंटरेस्ट कॉस्ट पेबल बाय द एक्सपोर्टर फॉर द एंटायर पीरियड। ध्यान दीजिएगा, फैक्टरिंग में ये चीज़ मंथली बेसिस पर, यहाँ पर पूरे 3 साल का पैसा इकट्ठा वसूला जाता है। ऑफ क्रेडिट इन्वॉल्व एंड इज डिडक्टेड बाय द फॉरफिटर फ्रॉम द अमाउंट पेड टू द एक्सपोर्टर अगेंस्ट द अवेलाइज एक्सेप्टेड प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। द डिस्काउंट नॉर्मली लिंक टू एन इंटरनेशनल बेंचमार्क लाइक लिबोर। तो बोलते हैं भाई कि यहाँ पर क्या होता है, डिस्काउंट क्या है, वही इंटरेस्ट। मैंने आपको समझाया कि भाई इंटरेस्ट होता है जो पे किया जाता है पूरे 3 साल के लिए, अगर है एडवांस पैसा ले रहे हो तो 3 साल का पूरा पैसा इंटरेस्ट जोड़ लिया जाता है और उसको आपको पेमेंट करने से पहले डिडक्ट कर लिया जाता है। यानी कि जैसे 5 लाख का था और उसमें हमें ब्याज पड़ता है $20,000, तो $4,80,000 ही आपको दिया जाता है। ओके, उसके बाद में जो डिस्काउंट होता है वो किसी न किसी इंटरनेशनल बेंचमार्क से, जैसे लिबोर वगैरह से जुड़ा हुआ होता है कि कितना जो है आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, लिबोर प्लस सम परसेंट का, इस तरीके से करा जाता है। फिर आती है कमिटमेंट फीस। कमिटमेंट फीस जो है फॉरवर्डिंग एजेंसी को आप देते हैं, मतलब ऐसे समझिए वो रेट इंटरेस्ट लिया गया था, कितना पैसा आपको दिया गया है, ये अदर हैंडलिंग जो चीज़ें करी जाती हैं, हैंडल करी जाती हैं, उसका पैसा यहाँ पर दिया जाता है। कमिटमेंट फीस क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या होता है कि जब भी जैसे आप फॉरफिटिंग के लिए जाएँगे, तो आप बिल लेकर गए फॉरफिटर के पास में, तो ज़रूरी नहीं कि आप माल तुरंत ही भेज दें। समझ रहे हो बात को मैं क्या? सोचो कि तुम 1 जनवरी को गए और उससे बोला फॉरफिटर को, भई हमारे पास में एक ऑर्डर आया हुआ है और उसमें फॉरफिटिंग करनी है। तो इसने फॉरफिटिंग के लिए हाँ कर दी, एग्जिम बैंक। उसके बाद में तुम उसमें माल-वाल बनाना तैयार शुरू किए, लेकिन 1 ही जनवरी को जो हमारा ये एग्जिम बैंक होता है, वो जितने भी मान लो तुम्हारा $5,00,000 है, $5,00,000 की इनवॉइस है, $5,00,000 कमिट करके रख लेता है हमारे लिए कि शिपमेंट कर दोगे, एक्सपोर्ट कर दोगे और फिर मेरे पास जब भी सबूत लेकर आओगे कि हाँ, हमने इनवॉइस जनरेट कर दी है, उसका प्रूफ वगैरह लेकर आओगे तो मैं $5,00,000 ये कट-पिट करके दे दूँगा, ठीक है? तो कमिटमेंट फीस जो है फॉरफिटिंग एजेंसी को आती है, इसने कमिटमेंट कर रखा है कि वो एग्जीक्यूट करेगा, उतना पैसा आपको देगा, एक डिस्काउंट रेट पर हर पीरियड के लिए, और ये जो है 0.5% से 1.5% पर एनम के आसपास होता है ऑफ अनयूटिलाइज्ड अमाउंट टू बी फॉरफिटेड। मतलब जो अमाउंट फॉरफिट होनी है उसमें अनयूटिलाइज्ड अमाउंट का 0.5% से 1.5% पर एनम लिया जाता है। क्या मतलब है इस बात का सर? समझाते हैं। मान लो कि जैसे $5,00,000 की जेसीबी आपको भेजनी, ठीक है? अब क्या हुआ, भाई जो है जेसीबी आपका उतनी तैयार नहीं है, तो क्या करेंगे आप? मान लीजिए आपने $3,00,000 की जेसीबी 3 महीने बाद भेज दी। 3 मंथ के बाद में $3,00,000 की भेज दी और $3,00,000 का बिल लेकर के गए और बदले में $2.95 लाख लेकर चले आए। लेकिन बैंक ने कमिट कितने का किया है आपके साथ? $5,00,000 की फॉरफिटिंग का। तो $5,00,000 की कमिटमेंट हुई है, जिसमें से $3,00,000 आपने यूटिलाइज़ कर लिया। अब कितना बचा सर? अनयूटिलाइज़ कितना बचा? $2,00,000 अभी भी अनयूटिलाइज़्ड है। इसको बैंक कहीं यूज़ नहीं कर सकता है। वो रखे रहेगा आपके लिए कि जब और ट्रैक्टर बनाओगे और जेसीबी बनाओगे और क्रेन बनाओगे तो हमारे पास फिर बिल लेकर आओगे, तो हम $2,00,000 तुम्हें और दे देंगे। तो ये अब जब तक तुम ये $2,00,000 यूटिलाइज़ नहीं कर देते, मान लो कि तुम्हें 3 महीने लग गए ये $2,00,000 यूज़ करने में, तो ये अनयूटिलाइज्ड अमाउंट $2,00,000 की अगले 3 महीनों तक ब्याज लेगा आपसे, ठीक है? अब 3 महीने बाद पता चला तुमने $2,00,000 का और बिल प्रेज़ेंट किया कि हमने क्रेन भेज दी, हमने जेसीबी भेज दी, तो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट तुम्हारी कितनी हो गई? $0। अब कोई ब्याज, मतलब अब कोई कमिटमेंट फीस नहीं लगेगी। वही बोलते हैं ये कि भई ये जो है 0.5 से 1.5% पर एनम होती है अनयूटिलाइज्ड अमाउंट का, टू बी फॉरफिटेड। जो भी अमाउंट फॉरफिट होनी है उसका अनयूटिलाइज्ड पोर्शन जो भी होगा उस पर ये लगता है। और इसका जो कैलकुलेशन कैसे करते हैं? इज चार्ज फॉर द पीरियड। क्या टाइम पीरियड होता है? बिटवीन द डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ इज गिवन बाय द फॉरफिटर। जिस डेट को आपको कमिटमेंट दी गई है एंड डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टेक प्लेस आर अंटिल द वैलिडिटी ऑफ फॉरफिटिंग कॉन्ट्रैक्ट व्हिचएवर इज अर्लियर। मतलब ये बोलते हैं कि ये जो आपको पेमेंट करनी होगी कब से कब के लिए? तो भाई पहला, जिस डेट को फॉरफिटर ने कमिट किया कि ठीक है, मैं मान लीजिए 1 जनवरी को उसने कहा
कि ठीक है मैं फॉरवर्डिंग करूंगा, मैं इसके लिए राजी हूँ। 1 जनवरी ये तारीख हो गई, यहाँ से लेकर के वो कहाँ तक, फिर द डेट डिस्काउंटिंग टेक प्लेस, यानी कि जिस डेट को आप पैसा ले लेते हैं। मान लीजिए आपने 30 मार्च को पूरा पैसा ले लिया, ठीक है? तो 1 जनवरी से लेकर के 30 मार्च तक का ये वसूल है। या मान लो किसी वजह से ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता है, तो एक्सपायरी जो भी होगी, वैलिडिटी ऑफ फॉरवर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कितने समय के लिए? मान लो 3 ईयर के लिए, तो 3 ईयर के लिए है, तो भाई अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता तो 3 वर्षों तक का, व्हिचएवर इज अर्लियर, इसमें जो भी डेट पहले आ जाए। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर ठीक है, पढ़ लेना आवश्यक था। 2 तरीके की फीस है, डिस्काउंटिंग फीस लगती है। डिस्काउंटिंग फीस वही इंटरेस्ट होता है, सिंपल जो आपको एडवांस यानी लोन दिया गया है, पहले ही पैसा दे दिया गया 3 साल के लिए, उस पर जो भी इंटरेस्ट लगता है उसे डिस्काउंटिंग फीस कहते हैं। ये पूरे के पूरे अमाउंट पर, पूरे के पूरे मतलब एंटायर टाइम पीरियड और पूरे अमाउंट पर लागू कर दी जाती है। ठीक है? मान लो 3 साल के लिए एडवांस दिया गया, तो 3 वर्षों का पैसा एक साथ वसूल लिया जाता है। कमिटमेंट फीस होती है, कमिटमेंट फीस होती है भाई कि जो अमाउंट कमिट की गई है, उसमें से अनयूटिलाइज्ड पोर्शन जो रह जाता है, उस पर 0.5 1.5% पर एनम पूरे साल का ब्याज इतना लिया जाता है, क्योंकि जो है आपको बैंक ने कमिटमेंट कर रखी है भाई कि जो है इतना पैसा हम देंगे आपको। तो बस काम-काम की बात हो गई है। अब जो भी टॉपिक हैं बहुत आसान से हैं। एडवांटेजेस क्या हैं भाई? फॉरवर्डिंग के फ़ायदे क्या हैं? बहुत सारे फ़ायदे होंगे। फॉरवर्डिंग प्रोवाइड्स अ फ्लेक्सिबल, क्रिएटिव अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग मेथड एंड इज़ पार्टिकुलरली यूज़फुल फॉर ट्रांज़ैक्शन विद बायर इन डेवलपिंग नेशन। तो फॉरवर्डिंग भाई फ्लेक्सिबल होती है, एक क्रिएटिव तरीका है इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग के लिए, और यूज़फुल होता है उन बायर्स के लिए जो डेवलपिंग नेशन है, जहाँ पर पैसों की कमी है, वहाँ पर बायर पूरा पैसा नहीं दे पा रहा है। फिर कुछ एडवांटेज यहाँ लिखे, फॉरवर्डिंग प्रोवाइड करता है 100% फाइनेंस, पूरा-पूरा 100% फाइनेंसिंग आपको देता है, पूरी इनवॉइस जो भी होती है, पूरा वैल्यू दे देता है, विदाउट रिकोर्स होती है, मतलब सेलर की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है, एंड नॉट ऑक्यूपाइंग एक्सपोर्टर्स क्रेडिट लाइन, और एक्सपोर्टर की क्रेडिट लाइन को ये ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। दैट इज़ टू से वंस द एक्सपोर्टर ऑब्टेन द फाइनेंस फंड, ही विल बी फ्रीड फ्रॉम द मतलब कहने का, एक बार जो है एक्सपोर्टर ने फंड मतलब जो है फॉरफिटर से पा लिए, तो अब उसकी ज़िम्मेदारी खत्म हो जाती। तो एक्सपोर्टर की क्रेडिट लाइन को ऑक्यूपाई ना करने का मतलब होता है कि भई 5 लाख का बिल दिया तुमने, $4,90,000 ले लिया, ये ₹4,90,000 आपने ले लिए, वो काम हो गया खत्म। अब आप चाहो तो कहीं और भी लोन ले सकते हो, एक्सपोर्टर की क्रेडिट लाइन खत्म नहीं होती है, ठीक है? यानी कि वो बैंक से और भी लोन ले सकता है। भाई उसने बिल दिया और बदले में जो है पैसे ले लिए, तो ये कोई लोन जैसा कहानी नहीं है, तो और भी लोन वो ले सकता है। फॉरवर्डिंग इम्प्रूव कैश फ्लो ऑफ द एक्सपोर्टर, ठीक, कैश फ्लो इम्प्रूव होता है, सीधी सी बात है। बाई कन्वर्टिंग रिसीवेबल्स इनटू करंट कैश फ्लो, इट इज बेनिफिशियल टू एक्सपोर्टर टू इम्प्रूव हिज लिक्विडिटी एंड एबिलिटी टू इम्प्रूव फर्दर द फंड रेजिंग कैपेबिलिटी। तो बोलते हैं भाई कि क्या होता है, जो भी एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स है, जो बिल है, उसको आपने करंट कैश इनफ्लो में बदल दिया, उसको कैश में बदल दिया, तो ये एक्सपोर्टर को फायदा करता है क्योंकि उसकी लिक्विडिटी बढ़ती है। भाई कैश मिल गया, लिक्विडिटी बढ़ गई, और साथ ही साथ में वो और भी लोन ले सकता है, फंड रेजिंग कैपेसिटी भी उसकी बढ़ जाती है। फॉरवर्डिंग सेव एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, फॉरवर्डिंग में एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बच जाती है। बाय यूजिंग फॉरवर्डिंग द एक्सपोर्टर विल बी फ्रीड फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, द रिलेटिव कॉस्ट एज ए रिजल्ट विल बी रिड्यूस्ड ग्रेटली। मतलब बोलते हैं कि अगर आप फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो अब आपको रिसीवेबल्स का मैनेजमेंट नहीं करना है, ठीक है? तो ऐसे में कॉस्ट घट जाती है, क्योंकि अब ये सारी ज़िम्मेदारी, पैसा वसूलना, लेजर मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें फॉरफिटर के पास चली जाती है। फॉरफिटिंग इंक्रीजेज ट्रेड अपॉर्चुनिटी, फॉरफिटिंग से ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि किसी को अगर उधारी पर सामान दोगे तो वो खरीदने के लिए तैयार होगा। विथ फॉरफिटिंग द एक्सपोर्टर इज एबल टू ग्रांट क्रेडिट टू हिज बायर फ्रीली एंड दस बी मोर कम्पिटिटिव इन द मार्केट। मतलब बोलते हैं कि अगर फॉरफिटिंग का यूज करते हैं तो एक्सपोर्टर जो है अपने बायर को क्रेडिट पर सामान दे सकेगा। चाइनीज व्यक्ति बोलता है कि हमको तुरंत पैसे चाहिए, हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम ले जाओ, बाद में दे देना, तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ से खरीदारी होगी, तो इसलिए हम कम्पिटिटिव हो जाते हैं मार्केट में। फॉरवर्डिंग फॉरवर्डिंग आल्सो हेल्प टू रियलाइज प्राइस ट्रांसफर, मतलब कहने का क्या हुआ, द एक्सपोर्टर कैन आल्सो ट्रांसफर द करस्पॉन्डिंग फाइनेंसिंग कॉस्ट व्हिच इज नोन एडवांस द सेल प्राइस। क्या बोल रहा है समझते हैं। यू वांट टू सेल अ मशीन फॉर
1 lakh dollar. The forfeiting bank says the fee will be $5,000. You simply quote the buyer a final price of 1,05,000. वही बोल रहा है कि फॉरफिटिंग हेल्प करता है रियलाइज प्राइस ट्रांसफर, जो प्राइस है उसको इसमें आप जोड़ लेते हैं। तो एक्सपोर्टर जो है, जो भी फाइनेंसिंग कॉस्ट आ रही है, फॉरफिटिंग का जो खर्चा आ रहा है, उसको सेल्स प्राइस में जोड़ देता है, क्योंकि उसको एडवांस में ही पता होता है फीस कितनी देनी है। तो वही बताया कि अगर 1 लाख की मशीन बेच रहे हो और 5,000 रुपये की फीस है, तो तुम नया प्राइस 1,50,000 1,05,000 कोट कर देते हो, 1,05,000। Forfeiting enables the exporter to avoid various risks. That is, forfeiting business enable the exporter to transfer various risks resulting from deferred payment such as interest rate risk, currency risk, political risk. बोलते हैं कि भाई अगर आपने फॉरफिटिंग करवा ली ना, तो एक्सपोर्टर को बहुत सारे रिस्क से बचत हो जाती है। उसको इंटरेस्ट रेट रिस्क का कोई टेंशन नहीं है, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा घट जाएगा, क्योंकि आज ही के डेट में सारा कैलकुलेशन होना है। करेंसी रिस्क का भी नहीं है, डॉलर 3 साल बाद आएगा, क्या रेट रहेगा हमको नहीं पता है। क्रेडिट रिस्क, अगर बायर जो है पैसे ही ना दे तो उसका भी लफड़ा नहीं है। पॉलिटिकल रिस्क, डोनाल्ड ट्रंप वगैरह कोई पॉलिसी बदल दें, उसका भी रिस्क नहीं रहता, क्योंकि सारा काम आज ही खत्म हो जाता है। ये इन्होंने बताया भाई कि जो है क्या एडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेज में हमने देखा फॉरफिटिंग जो है ट्रेडिशनल इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग एक बहुत बढ़िया मेथड है, और ये पर्टिकुलरली हेल्पफुल है जहाँ पर डेवलपिंग नेशंस है, जहाँ पर पैसों की कमी है, डेवलप कर रहे हैं, अभी डेवलप हुए नहीं। फिर यहाँ पर बात करें भाई कि क्या फ़ायदे हैं, तो फॉरफिटिंग 100% फाइनेंसिंग देती है, पूरा इनवॉइस आपका कैश कर देती है, विदाउट रिकोर्स होती है, तो सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। फॉरवर्डिंग जो है एक्सपोर्टर के कैश के इन्फ्लो को इम्प्रूव करती है, कि भाई जो भी आपका बिल है वो तुरंत ही कैश में कन्वर्ट हो जाता है। इससे जो एक्सपोर्टर है उसकी लिक्विडिटी बढ़ती है, कैश आना लिक्विडिटी बढ़ना होता है, और साथ ही साथ में आप और जगहों से भी फंड ले सकते हैं। आपने ये लोन थोड़ी ना ले रखा है, 5 लाख का बिल दिया, बदले में 4,90,000 लिए, तो आप और जगहों से लो। फॉरफिटिंग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट घटाता है, क्योंकि फॉरफिटर सारी ज़िम्मेदारी ले लेता है मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स की, ऐसे में पैसे घट जाते हैं। क्योंकि देखो भाई क्या होगा, सोचो कि अगर फॉरफिटर ना होता, तो अब एक्सपोर्टर को हो सकता है, अगर मान लो बायर पैसा ना दे तो क्या होगा, बायर को उड़ करके वहाँ जाना पड़ेगा, फ्लाई करेगा, वो फ्लाइट वगैरह पकड़ेगा, वहाँ जा करके बातचीत करेगा, या वहाँ पर वकील हायर करेगा, केस करेगा, जो भी होगा। ये सारी चीज़ें उसकी घट जाती हैं। कोई बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट घट जाती है। फॉरफिटिंग इंक्रीज़ करती है ट्रेड अपॉर्च्युनिटी। फॉरफिटिंग से ट्रेड अपॉर्च्युनिटी बढ़ेगी, क्योंकि भई आप किसी को भी उधार दे सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है आपको उधार देने की, क्योंकि आपको बदले में पैसा मिल जा रहा है। फॉरफिटिंग जो है प्राइस ट्रांसफर को भी रियलाइज़ करने में मदद की, जो भी फीस है उसको अपने प्राइस में ही शामिल कर दी। अगर 1 लाख की मशीन बेच रहे हैं, ₹5,000 फॉरफिटिंग का चार्ज है, तो 1,05,000 में मशीन, आपको एडवांस में ही पता है कि 5,000 का खर्चा लगने वाला है। फॉरफिटर एक्सपोर्टर को इनेबल करता है कि वो डिफरेंट टाइप के रिस्क को बच जाता है, रिस्क नहीं झेलना होता है, उसे इंटरेस्ट रेट रिस्क से बचत हो जाती है। फिर हमारा फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग में क्या डिफरेंस होता है, इसकी बात करेंगे, लेक्चर हमारा कवर हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग। Although factoring and forfeiting prima facie seem to be very similar and involves complete management of receivables, there are some तो बोलते हैं कि अगर प्रथम दृष्टया पहली नज़र में अगर आप देखोगे तो फैक्टरिंग फॉरफिटिंग सेम दिखती है, बिल्कुल सेम है, कंप्लीट मैनेजमेंट है, ये भी वो भी पूरा पैकेज है, ये भी पूरा पैकेज है, लेकिन इसमें फिर भी डिफरेंस होता है, और उन डिफरेंस को इन्होंने टेबल के थ्रू हाईलाइट किया है। देखिए, इधर फैक्टरिंग है और इधर फॉरफिटिंग है। Suitable for ongoing open account sales not backed by letter of credit or acceptable bill of exchange। तो फैक्टरिंग वहां फायदे का सौदा है जहां पर सेल्स रजिस्टर को लगातार मेंटेन करना है, जितनी भी उधारी होगी सब के सब जो है हम मैनेज करेंगे, और इसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट या एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जरूरत नहीं। ये लगातार सारी इनवॉइसों को नहीं मैनेज करती। फैक्टरिंग में सारी ट्रांजेक्शंस जाती हैं, एक साल में जितने भी सेल्स रजिस्टर, अगर 100 लोगों को तुमने उधार दिया, तो फैक्टर 100 की 100 रजिस्टर सेल्स रजिस्टर की 100 की 100 इनवॉइस फैक्टर करेगा। ये शॉर्ट टर्म की होती है। फैक्टरिंग 2 तरीके की होती है, विथ रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स, और हमारे देश में कौन-सी चलती है? विथ रिकोर्स। लेकिन फैक्टरिंग फॉरफिटिंग में सिर्फ विदाउट रिकोर्स, requires continuous arrangement between the factor and client whereby all sales are routed through the factor। यहाँ पर एक कंटिन्यूअस अरेंजमेंट होता है, जितनी भी बिलिंग होंगी, जितनी भी उधारी वाली इनवॉइसेस होंगी, वो सारी की सारी फैक्टर के थ्रू जाती हैं। सेलर नीड नॉट राउट अदर बिजनेस थ्रू फॉरफिटर, डील्स आर इंक्लूडेड ट्रांजेक्शन वाइज। यहाँ जरूरी नहीं कि सेलर अगली एक ट्रांजेक्शन हुई जिसको उसने फॉरफिटिंग करवा ली, जरूरी नहीं कि वो अगली डील को फॉरफिट करवाए, तो ट्रांजेक्शन बेसिस पर होता है, एक ट्रांजेक्शन हुई काम खत्म। फैक्टर एज्यूम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन एंड हेल्प
क्लाइंट रिड्यूस ओवरहेड ऑफ द, मतलब बोलता है कि फैक्टर जो है यहाँ पैसे वसूलने की जिम्मेदारी लेता है और इस तरीके से वो अपनी क्लाइंट की हेल्प करता है। फॉरफिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड टू कलेक्शन ऑफ फॉरफिटेड डेट ओनली, मतलब कहने का ये हुआ कि फॉरफिटर की जिम्मेदारी सिर्फ जो जो बिल फॉरफिट हुआ है उसी को ही वसूलने की होती। चार्जेज इंक्लूड दोज फॉर फाइनेंसिंग, कलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, क्रेडिट प्रोटेक्शन एंड एमआईएस। यहाँ पर चार्जेज इंक्लूड डिस्काउंट चार्जेज एंड कमिटमेंट। यहाँ पर जो भी चार्जेज होते हैं वो फाइनेंसिंग के लिए, कलेक्शन के लिए, एमआईएस रिपोर्ट देने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं। यहाँ चार्जेज डिस्काउंट वाले होते हैं और कमिटमेंट चार्जेज होते हैं। फैक्टरिंग इज कॉमनली फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ये दोनों के लिए होते हैं। फॉरवर्डिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल होती है। तो ये हो गए सर हमारे बड़े-बड़े डिफरेंसेस। अब आपको हम फैक्टरिंग क्यों नहीं कर सकते थे, ठीक है? फैक्टरिंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ये मीडियम टर्म के लिए होती है 1 से 5 साल के लिए। अभी 3 साल के लिए उधारी देनी है, फैक्टर मना कर देगा। फैक्टरिंग विथ रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स दोनों होती है। यहाँ फॉरफिटिंग सिर्फ विदाउट रिकोर्स होती है। विदाउट रिकोर्स ना हो तो जान ही आफत में आ जाएगी। क्यों? कि भाई सोचो ना कि जो है $5 लाख की बिक्री बिक्री करी है, 3 साल बाद पैसे मिलने, वो देश ही ना बचे। पता चले जो है डोनाल्ड ट्रम्प हमला कर ले, देश ही ना बचे, तो हम तो $5 लाख देने में मर जाएँगे। उसके बाद में यहाँ फैक्टरिंग में जितनी भी जो है इनवॉइसेस बनेगी वो सारी की सारी फैक्टर उनको फैक्टरिंग करता रहेगा। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर ट्रांज़ैक्शन ये काम किया जाता है, ठीक है? उसके बाद में परफिटिंग जो होती है, वो सिर्फ़ इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस के लिए होती है, जबकि फैक्टरिंग जो है नेशनल, इंटरनेशनल दोनों तरीके की ट्रांज़ैक्शंस होती है। परफिटिंग सिर्फ़ एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स के लिए होती है, करेक्ट है ना? एक्सपोर्ट रिसीवेबल ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों के लिए। तो बस यहीं पर बात उम्मीद खत्म हो जाती है हमारी। मैं मानकर चलता हूँ कि आपको चीज़ें फैक्टरिंग समझ, परफिटिंग अब टीआर-ईडीएस का काम है, वो हम अगले लेक्चर में जानने वाले हैं। थैंक यू सो मच।